आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनालॉजिकल वे में हम समझते हैं, ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं पार्लियामेंटेरियंस और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 105 पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ, यानी कि ना तो सिर्फ ये पार्लियामेंटेरियंस एज इन इंडिविजुअल के पावर्स और प्रिविलेज की बात कर रहा है, जबकि एज ए हाउस होल, एज ए हाउस कलेक्टिवली के भी प्रिविलेजेस और पावर्स की बात कर रहा है। साथ ही साथ अगर इन पार्लियामेंटेरियंस की कोई कमेटी है, उस कमेटी के भी इसी तरह की पावर्स और प्रिविलेजेस की बात कर रहा है। यही बात आपका आर्टिकल 194 में है कि पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। संसद के विशेषाधिकार या राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके भी विशेषाधिकार, राज्य की विधानसभाओं के विशेषाधिकार और संसद के भी अपने विशेषाधिकार। राज्य में इन्हीं विधायकों से बनी हुई कोई कमेटी, कोई समिति, उस समिति के विशेषाधिकार, उनकी शक्तियां, उसी तरह से संसद में सांसदों के मार्फत के माध्यम से बनी हुई कोई समिति, उस समिति के विशेषाधिकार या उसकी शक्तियां। 105, 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यही बात करते हैं। विशेषाधिकार से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे अधिकार जो कि इस तरह के विशेष तरह के व्यक्तियों को कुछ एक्सेप्शनल राइट देते हैं, कुछ एक्सेप्शनल इन्हें इम्यूनिटीज देते हैं, ताकि ये संसद में या राज्य विधानसभाओं में अपनी बात को सही तरीके से बिना किसी डर, जोर जबरदस्ती के रख सके। प्रिविलेजेस का मतलब a special type of exceptional right, या कहूं कि it's a type of special freedom, it's a type of special immunity, it's a type of such an exemption from any duty, from any liability or burden that is enjoyed by a particular class of persons। यानी कि ये तो हो गया एज ए मेंबर। उसी तरह से पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेजेस हैं उनका मतलब कि these are certain rights that must be annexed to each house of parliament collectively and to members individually, without which it is not possible to maintain their independence of action or the dignity and efficiency of a sovereign legislature। यानी कि as per article 105 and 194, members of these houses cannot discharge their functions properly without having such privileges। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट ने किसी लॉ के मार्फत के माध्यम से संसदीय विशेषाधिकारों को डिफाइन नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है। तो ऐसे में तब जबकि कोई लॉ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के रिगार्ड में नहीं है, इसका मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन विशेषाधिकारों को बताया गया है वही विशेषाधिकार या कुछ और विशेषाधिकार जिन्हें हम आगे अभी पढ़ेंगे, वही सिर्फ हमारे सांसदों या स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उन्हें मिले हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है भले ही हमारी लॉ ऑफ लैंड का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ लैंड हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉज हों, चाहे वो सिविल लॉज हों, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्ड में बनी हुई कोई लॉ हो, उसके रिगार्ड में
इन मेंबर्स को स्पेशल इम्यूनिटीज जरूर देती है। अगर अगर उनमें कोई इनकी लाइबिलिटी बनती है, उन लॉज में इनकी कोई अगर लाइबिलिटी बनती है, तब जबकि हाउस का सेशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में इनको उन लॉज से एग्जम्पशन देती है, इम्यूनिटी देती है। ऐसा ही कुछ हमारा आर्टिकल 105 और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 194 ऐसी ही बात करता है। आर्टिकल 105 and 194 of the Constitution, it talks about the privileges, powers and immunities of Parliament and its members and the state legislatures and their members respectively. These articles talks about two types of privileges specifically. पहला है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा है फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1, it says that, it declares that, as per the bare reading, there shall be freedom of speech in Parliament. Article 194 sub clause 1 contains a similar provision regarding speech and expression. Regarding speech, Article 105 sub clause 1, what it says that, subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament. यानी कि संसद में स्पीच और एक्सप्रेशन का जो राइट है, उस पर सब्जेक्शन लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का या पार्लियामेंट्री रूल्स ऑफ प्रोसीजर का या स्टैंडिंग कमेटी अगर कोई पार्लियामेंटेरियंस की है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो उस रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ आपको इस स्पीच का जो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी बात को कहने का अधिकार संसद में है, वो इस रिगार्ड में मिला हुआ है। यानी कि स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट इज सब्जेक्टेड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस एज पर गिवन इन आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जनता के प्रतिनिधियों को अपनी बात को संसद में रखना या हाउस में रखना जो है, बिना किसी डर के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के जो है, ये एक तरह से संसदीय सरकार का जो है एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस where a member of the houses can speak fearlessly without any legal consequences. लेकिन हाँ, इस स्पीच और एक्सप्रेशन पर जो है सब्जेक्शन भी है। किसका सब्जेक्शन है? सब्जेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्शन ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट या regarding rules of the standing orders, which is very much necessary for regulating the procedure of the parliament। जैसे आर्टिकल 121 हमारा आपका कहता है कि संसद में किसी भी जज के कंडक्ट को लेकर कोई बहस नहीं की जाएगी। आर्टिकल यानी कोई भी जज जो आपका जो है क्या करता है, कैसे उसकी वर्किंग है, उसकी फंक्शनिंग को लेकर संसद में कोई भी इस तरह की बहस जो है नहीं की जाएगी। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ ए हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। यानी कि तब जबकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी फंक्शनिंग यानी कि उसके कंडक्शन को लेकर, उसकी फंक्शनिंग के कंडक्शन को लेकर कोई भी सवाल जवाब या इस पर कुछ भी कहा या सुना जो है पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, बशर्ते बजाय उस जज के रिमूवल के मोशन पर
चर्चा ना हो रही हो। आगे 121 सब क्लॉज 1 में लिखा भी है कि एक्सेप्ट अपॉन ए मोशन फॉर प्रेजेंटिंग एन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द जज एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड। यानी स्पीच और एक्सप्रेशन की आपके इस राइट पर सब्जेक्शन लगा हुआ है आर्टिकल 121 के अकॉर्डिंगली, जहां पर कि आर्टिकल 121 व्हाट इट रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन इन पार्लियामेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन फॉर देयर रिमूवल। ये इनरी केशव सिंह का केस था 1965 में जो है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी जो है। उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ये राइट है, ये उसको उस मेंबर को जो है ये विद इन द हाउस मिला हुआ है, बाहर नहीं मिला है। जबकि संसद की कार्रवाई चल रही है तब उस समय ये राइट उसको मिला हुआ है, और ये राइट उसको उस समय नहीं मिला हुआ है जबकि वो बाहर है। यानी कि ये द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस will be available when he attends the sessions of parliament। यानी जैसे कि आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 की वर्डिंग है, इसको समझते हुए हमारे आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब वो हाउस चल रहा है तब मिला हुआ है, तब वहां अटेंड कर रहा है, अपनी बात को कह रहा है तो मिला हुआ है, ना कि हाउस के बाहर मिला हुआ है। दूसरी बात कहूं कि हाउस चल रहा है, वो संसद की वर्किंग को अटेंड ही नहीं कर रहा है, और ऐसे में बाहर कुछ कह रहा है तो वो स्पीच एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। संसद में जो कहेगा वो उसके स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट माना जाएगा जो है। उसी तरह से जैसा कि हमने देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि रिगार्डिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है जो है। उसी रिगार्ड में पार्लियामेंट ने रूल्स बनाए। रूल्स 349 से लेकर 356 तक जो है लोकसभा के जो रूल्स हैं, उनमें लिखा हुआ है कि संसद में जो है अमर्यादित भाषा और अमर्यादित व्यवहार को जो है पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है। अंडर रूल्स फ्रॉम 349 टू 356 ऑफ द लोकसभा, the use of unparliamentary language or unparliamentary conduct of a member is strictly prohibited। तो आपका स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट भी जो है इसी दायरे में आता है कि आप असंसदीय भाषा या असंसदीय व्यवहार करके जो है स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं। स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट को क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि 105 में जो सब्जेक्शन लगा हुआ था, चाहे वो पार्लियामेंट्री रूल्स का हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है जहां पर आप जो है क्या कहते हैं ये बात नहीं कह सकते हैं। जैसा कि आपने आर्टिकल 121 में देखा जो है कि जजेस के कंडक्ट को लेकर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो, आप उसके कंडक्ट को लेकर हाउस में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, बशर्ते उसके रिमूवल का मोशन जो है प्रेसिडेंट के सामने आप रख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम उसका रिमूवल करने जा रहे हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। स्पीच डिलीवर बाय ए मेंबर इन द हाउस, इट माइट या इट मे अटेम्प्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम in any court। Why? Because there is protection of article 122। आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 इस बात को कहता है कि किसी भी मेंबर के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी तब जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली एक्ट और बिहेव कर रहा है। Courts not to inquire into proceedings of parliament। The validity of any proceedings in parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure। No officer or member of parliament in whom powers are vested by
or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. यानी कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा जो है। तो आर्टिकल 122 जो है स्पेसिफिकली किस चीज की मनाही करता है? इट रिस्ट्रिक्ट एनी इंक्वायरी बाय कोर्ट्स इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, यानी सदन की कार्रवाइयों में कोर्ट के हस्तक्षेप की मनाही करता है आर्टिकल 102, 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका आता है आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 और 194 सब क्लॉज 2, जो कि फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करता है। फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करता है कि सदन की कार्रवाइयों का पब्लिकेशन, उनका प्रकाशन प्रकाशन मतलब एज अ इंडिविजुअल या हाउस की परमिशन के साथ, या जो नॉन मेंबर्स ऑफ हाउस हैं जो हैं वो, क्योंकि 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट के साथ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, दैट वाज आर्टिकल 361A। 361A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर बेयर लैंग्वेज ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी लायबल to any proceedings, civil or criminal, in any court in respect of either House of Parliament or the Legislative Assembly or either House of the Legislature of a state unless the publication is proved to have been made with malice। जब तक कि कोई भी सदन की कार्रवाइयों को बिना किसी मलाइस, बिना किसी क्या कहते हैं, बिना किसी रॉन्ग इंटेंशन के साथ अगर पब्लिश करता है, यानी विद प्रॉपर इंटेंशन के साथ अगर पब्लिश करता है, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं एग्जीक्यूट होंगी। हाँ, लेकिन अगर इस मलाइस के साथ करता है तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट की जा सकती है। तो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 या कहूं कि आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2, व्हाट इट प्रोवाइड्स दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयरऑफ, एंड नो पर्सन शैल बी सो लायबल in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings। आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 की इस बेयर लैंग्वेज को आप देखिए, जो कहता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए वो लायबल नहीं होगा। तब किस रिगार्ड में? जबकि उसने कुछ कहा हो या किसी प्रस्ताव पर वोट किया हो पार्लियामेंट में, या किसी कमेटी के सामने उसने कुछ कहा हो, या किसी उसी पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ उसने किसी सब्जेक्ट मैटर पर कोई वोट किया हो, उसके रिगार्ड में उसको पनिश नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ अगर उसने अपने उस कहने को अगर कहीं पब्लिश किया है, किसी रिपोर्ट को, हाउस के जो है किसी पेपर को, किसी वोट की प्रोसीडिंग को पब्लिश किया है, चाहे सेल्फ या विद ड्यू परमिशन ऑफ पार्लियामेंट जो है, विद द हाउस, इट कैन नॉट बी पनिश फॉर सच एन एक्शन जो है। ये प्रकाशन का अधिकार, पब्लिकेशन का अधिकार जो है, ये उसका राइट है। being a specified member, being a classified member, being a privileged member जो है, ये उसका राइट है। यानी कि हाउस का मेंबर होने के नाते तब जबकि हाउस की कार्रवाई चल रही है और हाउस में अगर वो कुछ कहता है, उसके लिए, या हाउस में किसी प्रस्ताव पर वोट करता है उसके लिए, या कोई कमेटी है हाउस की ही बनी हुई, हाउस के मेंबर्स के ही माध्यम से बनी हुई,
उस कमेटी के सामने कोई बात कहता है या कोई वोट करता है तो उसके लिए उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो यहीं पर एक केस समझते हुए चलिए, ये 1998 में जो है पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था तो कुछ प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए नरसिम्हा राव की सरकार ने विपक्ष के कुछ आदमियों को खरीद लिया था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा जो है तो आप उसके अगेंस्ट वोट कीजिएगा, आप उसके अगेंस्ट वोट कीजिएगा। और तो उन मेंबर्स ने वही किया भी था। बाद में उनके उस एक्शन को चैलेंज किया गया कि इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के कैसे अगेंस्ट वोट किया, पैसे लेकर इन्होंने, घूस लेकर, ब्राइब लेकर जो है इन्होंने जो है असंसदीय व्यवहार किया है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जो है 3-2 की मेजॉरिटी के साथ, 3-2 की मेजॉरिटी के साथ ये बात कही कि जैसा कि बेयरैट की लैंग्वेज कह रही है, बेयरैट की लैंग्वेज कह रही है कि एनीथिंग said or any vote given to him in parliament for such an act the person shall not be liable regarding any civil or criminal proceedings। किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। उसने पैसा लेके वोट किया है या बिना पैसा लिए वोट किया है, लेकिन उसने अपने उस संसदीय कार्य को अंजाम दिया है जैसा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कोई मोशन आया था, उस पर उसने वोट किया जो है, वोट करने पर उसने उसके अगेंस्ट वोट किया या उसके फेवर में वोट किया, इट डजंट मैटर, उसके एक्शन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने पैसा तो ले लिया, ऐसे लोग जिन्होंने पैसा तो ले लिया लेकिन वोट नहीं किया, उन्हें आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो है एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट, उन्होंने वहां पर वोट नहीं दिया था। ऐसे में 105 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन यहां पर उनको नहीं मिलेगा जो है। तो पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट AIR 1998 में 5 जजेस की बेंच ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा था कि the scope of protection of immunity available to the members of parliament is very much wide and it does not confine to only judicial proceedings, but it is also available to them against all civil action and criminal proceedings for anything said or any vote given by them in the House of Parliament. The court observed that in this case that the protection is to enable members to speak in parliament with their mind, with freely and fearlessly। कोर्ट ने कहा कि ऐसे एमपीज जिन्होंने घूस ली और पार्लियामेंट में वोट किया नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में, वो मोशन जो कि नरसिम्हा राव सरकार के अगेंस्ट लाया गया था, तो they are entitled to the protection of Article 105 sub clause 2 and they are not answerable in a court of law for alleged any such conspiracy and agreement। जो है कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अकॉर्डिंगली किया, क्योंकि पार्लियामेंट के रिगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कह भी रहा है कि एनीथिंग वोटेड और सेड इन द पार्लियामेंट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कोर्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग ही नहीं, सभी क्रिमिनल और सिविल मामलों में भी उन्हें इस तरह का एग्जाम्पशन मिलेगा जो है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करते हुए किया था। लेकिन कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि ऐसे एमपी जिन्होंने घूस तो ले ली लेकिन वोट नहीं दिया कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, उन्हें आर्टिकल 105 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कोर्ट कहता है कि द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 105 इज कन्फाइंड in respect of anything said or any vote given within the house or any committee thereof। कोर्ट ने कहा भाई कि हाउस के अंदर जो कुछ हुआ उसके रिगार्ड में है, आपने तो वोट ही नहीं दिया तो आपको ये अधिकार नहीं मिल सकता है।
कोर्ट इस केस में आगे मेंशन करता है, सॉरी, आगे केस और था कि SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2001 का केस था, जहां पर कि एक नॉन मेंबर, यानी कि अभी वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, अगर वो मिनिस्टर है तो बीइंग अ मिनिस्टर ही कैन नॉट एंजॉय, जब जो 6 महीने का समय होता है जिस बीच उसको चुनकर आना होता है किसी भी हाउस से जो है, अगर वो नॉन मेंबर है तो नॉन मेंबर होने के नाते जो है वो किसी भी हाउस के ये कहूँ कि एमएलए होने का, अगर हाँ, ये चूंकि केस जो है पंजाब के एमएलए के रिगार्ड में था, जो है उन्हें मंत्री बना दिया गया था, तो मिनिस्टर तो वो थे लेकिन एमएलए के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें नहीं मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो है उन्हें ये भी अधिकार नहीं है कि कि वो जो है किसी भी प्रस्ताव पर वहां पर वोट कर सकें रिगार्डिंग एनी सच टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी, जो है वो नहीं क्लेम कर सकते तब तक जब तक कि हाउस के मेंबर वो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो जाते हैं। इसका मतलब कि 105 और 194 के जो प्रोविजंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर रहे हैं इस चीज को, एग्जैक्टली ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये राइट जो है किन्हें मिला हुआ है, उन मेंबर्स को मिला हुआ है जो कि हाउस के मेंबर हैं। और हाउस के मेंबर ना होकर भी अगर आप मंत्री बन जा रहे हैं तो मंत्री होने के नाते आपको ये राइट यहाँ पर नहीं दिया जा सकता जो है। SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात कही थी जो है। अच्छा, 105 सब क्लॉज 2 का जो प्रोटेक्शन है ये अदर मेंबर्स यानी कि अपार्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि जैसे कि मीडिया, सॉरी हाँ, जैसे कि मीडिया है, जब भी सदन की कार्रवाई होती है तो वहां पर सारे न्यूज चैनल्स के लोग बैठे रहते हैं, उसकी लाइव टेलीकास्ट भी होता रहता है, क्या कहते हैं कि हाँ, लाइव टेलीकास्ट भी होता रहता है उसका जो है। तो इन सब के पीछे जो भी कोई अगर प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको अगर वो दिखाना चाह रहे हैं तो वो तभी दिखा सकते हैं जबकि उसके लिए हाउस की परमिशन होगी। उसी तरह से अगर किसी न्यूज़पेपर ने जो है बिना हाउस की परमिशन के वो पार्ट जो कि स्पीकर ने जो है सदन की कार्रवाई के समय कह दिया था कि दिस पार्ट मस्ट बी एक्सपंज्ड, दिस पार्ट मस्ट बी स्ट्राइक्ड आउट, और उन पार्ट्स को भी अगर दिखा दिया जो है तो ये हाउस की प्रिविलेजेस की ब्रीच मानी जाएगी। इट विल बी अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ हाउस जो है। इस पर एक केस था जो है 1959 का, उस केस को सर्च लाइट केस के नाम से जाना जाता है। सर्च लाइट केस करके आप तलाशेंगे गूगल पर तो आपको ये मिलेगा जो है। 105 सब क्लॉज 2, 105 सब क्लॉज 1 हमने पढ़ा। 105 सब क्लॉज 3 जो है ये अदर प्रिविलेजेस की बात करता है। अदर प्रिविलेजेस क्या है भाई? आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 194 सब क्लॉज 3 इट लेज डाउन powers, privileges and immunities of each house of parliament and of the members thereof shall be such as may from time to time be defined by the parliament by law, and until so defined those which existed before the coming into the force of the 44th Amendment Act 1978 will be applicable। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सरल शब्दों में कहा जाए कि इन पार्लियामेंटेरियंस की या इन मेंबर्स की जो कि स्पेशल प्रिविलेज्ड मेंबर हैं, इनकी पावर्स, इनकी प्रिविलेजेस, इनकी इम्यूनिटीज वही होंगी जैसा कि पार्लियामेंट समय समय पर लॉ के माध्यम से डिफाइन करे। अब चूंकि अब तक कोई लॉ इस रिगार्ड में नहीं बनी है तो ऐसे में ये प्रोविजन आगे कहता है कि जब तक कि कोई लॉ नहीं बन जाती है तो इन स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास को वही इम्यूनिटीज, वही पावर्स, वही प्रिविलेजेस मिलेंगी जो कि 78 में 44th अमेंडमेंट से पहले मिलती चली आ रही है। तो वही प्रिविलेज इन मेंबर्स को मिलेगी तब जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना था और संविधान
एग्जीक्यूट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस तारीख में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को, चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को वहीं से अडॉप्ट किया है, तो जो स्पेशल इम्यूनिटीज पावर्स एग्जम्पशंस उनको मिल रहा था, प्रिविलेज उनको मिल रहा था, वही हमारे मेंबर्स को भी मिल रहा था। तो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 के अलावा जो अदर प्रिविलेजेस हैं वो वही हैं जो हाउस ऑफ कॉमन को वहां पर मिल रही थी। तो इन अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी, each house and its members in actual practice shall enjoy the same powers and privileges other than as is specified in our constitution, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 105 सब clause 1 and 105 सब clause 2, those were available to the British House of Common on 26 जनवरी 1950। एक उसी में से एक आपकी प्रिविलेजेस है, freedom from arrest. No member of the parliament or the state legislature shall be arrested or imprisonment in a civil proceeding during the session and a period of 40 days before and 40 days after the session of the house। गिरफ्तारी पर रोक, किसकी गिरफ्तारी पर रोक? इन स्पेशल प्रिविलेजेस क्लास के जो मेंबर्स हैं इनकी गिरफ्तारी पर रोक। किस मामले में? सिविल मामलों में। कब गिरफ्तारी इनकी नहीं होगी? तब जबकि सत्र चल रहा है, चाहे विधानसभा का चाहे संसद का सत्र चल रहा है, उस मामले में किसी भी सिविल मामले के संदर्भ में इनकी गिरफ्तारी पर रोक है 40 दिन पहले सदन की कार्रवाई के और सदन की कार्रवाई के 40 दिन बाद तक जो है। लेकिन such type of privileges is not extend to arrest or imprisonment on a criminal charge or for contempt of court or to preventive detention। यानी कि क्रिमिनल मामलों में इस तरह की गिरफ्तारी या इस तरह के बंदी बनाए जाने के रिगार्ड में, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जहां मामला है, या जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है, उस मामले में इस तरह की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है जो है। यानी कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में इन स्पेशल प्रिविलेज्ड मेंबर्स के अगेंस्ट कोई प्रॉपर जस्टिफाइड ग्राउंड है तो इनको डिटेन किया जा सकता है उस समय, यानी कि वो क्रिमिनल मामला हो गया, उस मामले में इनको डिटेन किया जा सकता है। और ऐसे में वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि इस समय चूंकि सदन की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में सदन की कार्रवाई में जाना हमारा जरूरी है, ऐसे में हमारे इस तरह के संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आनंदन नाम्बियार वर्सेस चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मद्रास 1966 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि, ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई भी मेंबर, अगर वो कोई वैलिड डिटेंशन ऑर्डर है उसमें अगर वो डिटेन किया गया है तो वो अपने स्पेशल राइट क्लेम नहीं कर सकता है। ही विल बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, और ऐसे में एक सामान्य नागरिक की तरह ही उसके साथ उसको ट्रीटमेंट मिलेगा जो है। ऐसे में अगर उसको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है तो ऐसे में वही सेम राइट उसका वही होगा जो कि एक सामान्य नागरिक का होता है जो है। इसके बाद एक राइट इनका एक और अदर प्रिविलेजेस के रिगार्ड में ये भी है कि आप साथ साथ में ये भी राइट है कि जबकि सदन की कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट जो है किसी भी मेंबर को सम्मन नहीं कर सकती है कि आप एज ए विटनेस आकर गवाही दीजिए कोर्ट में जो है। मान लीजिए किसी मेंबर में वो किसी मामले में वो एज ए विटनेस हैं, वो जो स्पेशल प्रिविलेज मेंबर है वो संसद के किसी सदन का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का मेंबर या लोकसभा का मेंबर, या राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा का मेंबर हो सकता है। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं उस पोजीशन में जबकि ये लोग या ये जो स्पेशल
प्रिविलेज मेंबर हैं, वो किसी मामले में वो विटनेस हैं, तो बिना सदन की परमिशन के जो है इन्हें कोई भी कोर्ट सम्मन नहीं कर सकता है कि वो किसी भी मामले में एज एविडेंस जो है आकर अपनी गवाही दें, तब जबकि पार्लियामेंट सेशन में है, जबकि पार्लियामेंट सेशन में है। नेक्स्ट प्रिविलेज आपकी है कि जो नॉन स्ट्रेंजर्स हैं, सॉरी जो स्ट्रेंजर्स हैं, या कहूं कि जो नॉन मेंबर्स ऑफ हाउस हैं, उन्हें वो प्रोसीडिंग्स अपनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के रिगार्ड में रोक सकती है। तो जैसे कैसे रोक सकती है भाई, तो जाहिर सी बात है, कोई प्रेस है, कोई मीडिया है वहां बैठा हुआ है, अगर वो कहती है कि इन कार्रवाइयों को आपको पब्लिश नहीं करना है, इनको आपको नहीं दिखाना है, इन रिपोर्ट्स को, इन डिबेट्स को, या और जो प्रोसीडिंग्स यहाँ आज हुई हैं, आज जो है लोग हमारे पार्लियामेंट में जो है, आपको इन प्रोसीडिंग्स को नहीं दिखाना है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है यहाँ पर जो है कि पार्लियामेंट जो है अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर खुद बना सकती है, और उसके चेयरपर्सन को जो कि एम्पावर करता है कि कुछ उन प्रोविजंस को वो काट छांट के साथ ही कह सकता है कि हाँ, ये प्रोविजंस हैं, आज की कार्रवाई से स्ट्राइक आउट कर दिए जाएं जो हैं, और क्या कहते हैं, और जो है बाकी प्रोसीडिंग्स को दिखाया जाए जो है। तो अगर कोई एक्सटर्नल मेंबर है, इस तरह का मीडिया हाउस का मेंबर है, अगर वो बिना परमिशन के जो है उसको दिखा देता है, तो he will be punishable, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के रिगार्ड में उसको पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा हाउस के पास ये भी पावर है कि वो चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो नॉन मेंबर हो, उसको अपनी कंटेम्प्ट या अपनी प्रिविलेजेस के ब्रीच के रिगार्ड में वो पनिश कर सकता है। तो इस रिगार्ड में जो हाउस के पास बहुत पावर है, और ऐसे में हाउस जो है उसको अपनी इस पावर को जो है यूज कर सकता है। अब सवाल ये है कि प्रिविलेजेस की अगर बात की जाए और हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो है, तो ऐसे में जो है जहां पर कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात हो, यहाँ पर कि हाउस ने जो है अपनी कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश किया, किसी नॉन मेंबर को पनिश किया जो है, और क्या कहते हैं, पनिश किया, उसको पनिशमेंट के बाद उसके अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे में क्या कोर्ट इस तरह के मामलों की इंक्वायरी कर सकता है या इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आर्टिकल 194 या 105 के जो प्रोविजंस हैं, जबकि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के साथ कंट्राडिक्ट होते हैं, तो ऐसे में जो है इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए होना चाहिए कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए। देयर मस्ट बी अ रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और ऐसे में जो है अगर फॉर एन एग्जांपल कि अगर आर्टिकल 194 या 105 को हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 और 22 में दिए गए प्रोविजन के साथ अगर कंपेयर करें जो है, तो हम ये जानते हैं कि वट एवर द लॉ, डिटेंशन लॉ गिवन इन आर्टिकल 22, that must be a proper procedure, and that procedure must be just, fair and reasonable as per under article 21 of the constitution जो है। तो ऐसी पोजीशन में जो है अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि हाउस ने डिटेन किया जो है, जैसे केस था जो है कि केशव सिंह थे जो उनको जो है ये केस था जो है 1965 का जो है, इनरी केशव सिंह का केस था जो है, इनको डिटेन किया गया था जो है, जो कि यूपी असेंबली के मेंबर नहीं थे, रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और इनको 7 दिन का इम्प्रिजनमेंट जो है हाउस ने दिया था जो है, 7 दिन का इनको इम्प्रिजनमेंट जो है दिया था जो है। किसी और आदमी ने इनके बिहाफ पर जो है हैबियस कॉर्पस की रिट डाली जो है उत्तर प्रदेश यूपी हाई कोर्ट में जो है, और हाई कोर्ट ने जो है 226 में इनको जो है बेल दे दिया जो है। हाउस ने हाई कोर्ट के इस एक्शन को चैलेंज किया जो है। कोर्ट ने कहा जो है कि आर्टिकल 226 में जो है हाई कोर्ट के पास जो है वाइडनिंग पावर है, और ऐसे में कोर्ट जो है किसी भी अथॉरिटी की अगेंस्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है, वो अथॉरिटीज जो कि आर्टिकल 22 में स्टेट की डिफिनेशन में आती हैं। तो कोर्ट का यहाँ पर यही कहना है, या फिर जो अब तक पार्लियामेंट्री रिसर्च हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में, जहां पर कि हाउस के मेंबर्स की प्रिविलेजेस की बात है, तो वहां पर यही है कि जब फंडामेंटल राइट के साथ इन विशेषाधिकारों का कॉन्फ्लिक्ट हो जो है, तो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर क्या कहते हैं प्रॉपर प्रोसीजर, नॉट प्रॉपर, देयर मस्ट बी अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, बीच का कोई रास्ता निकाला जाए कि ताकि ताकि इन हाउसेस के जो मेंबर्स की जो प्रिविलेजेस है उसका भी सम्मान रह जाए जो है, और जो व्यक्ति है उसके भी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी जो है यहाँ पर हो जाए जो है। तो ऐसे में जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जुडिशरी के साथ जो है, तो ऐसे में हमेशा जो है ये होना चाहिए जो है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मैकेनिज्म, और इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है ही होना चाहिए जो है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला और भी आया था जो है। मामला उस समय का था जो है कि अभी हम कुछ दिन पहले हम लोग ये पढ़ कर आए हैं कि हाउस में क्वेश्चन आवर होते हैं, 0 आवर होते हैं, जहां पर सवाल जवाब पूछा जाता है, जहां पर हमने देखा था जो है कि 15 दिन की नोटिस होती है, जहां पर जो है कि अनस्टार्ड और स्टार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 10 दिन का शॉर्ट नोटिस होता है जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो है। तो इसी तरह मधु लिमये साहब ने होता क्या है कि जैसे बच्चों की संसद में संसदीय कमेटी होती है, और इसको बोलते हैं हम संसदीय विशेषाधिकार समिति होती है, जिसके 15 सदस्य होते हैं, और इनका काम होता है कि जब भी हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रिविलेज का वायलेशन होता है या हाउस की प्रिविलेज का वायलेशन होता है, तो वो उस पर अपने क्या बोलते हैं, वो जो है अपनी उस पर रिकमेंडेशन देती हैं, उसके हिसाब से उस पर काम होता है। जैसे मैंने हाउस की कंटेम्प्ट का, अगर मैंने हाउस के बारे में ऐसी कोई बात कही जो कि मैं नॉन मेंबर ऑफ द हाउस हूं, और उसको कोई सांसद वहां पर उठाता है कि सुशील कुमार सिंह ने ऐसा ऐसा किया है, तो वहां पर उस मामले को उस संसदीय समिति के पास भेज दिया जाता है, जो कि संसदीय विशेषाधिकार समिति होती है। उस पर उसकी वो 15 सदस्यीय समिति जो जिसमें कि दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, उस पर विचार करती है। विचार करने के बाद जो है वो हाउस को बोलती है तो हमको वहां बुलाया जाएगा, और फिर हमें हमारे अगेंस्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग वहां पर स्टार्ट होगी जो है, या हमने उस हाउस की प्रिविलेज को ब्रीच किया है मेरे अगेंस्ट, इस रिगार्ड में केस चलेगा, इस रिगार्ड में हमें पनिशमेंट मिलेगा जो है। तो 1974 में जो है संसदीय विशेषाधिकार समिति ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है इस बात की राय दी कि इंदिरा गांधी ने जो है अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और हाउस का कंटेम्प्ट किया है। रीजन क्या था कि मधु लिमये साहब ने सवाल पूछा था मिसेस इंदिरा गांधी से कि क्या कहते हैं कि आपको इस बात का जवाब देना है कि मारुति कार जो है उसमें आपके और आपके बेटे संजय गांधी का आपस में क्या कनेक्शन है। उस पर एक सवाल मधु लिमये साहब ने पूछना चाहा था उसमें। जिसका जवाब तो सरकार ने दिया नहीं, जो गवर्नमेंट ने जवाब तो बिल्कुल नहीं दिया जो है, बशर्ते ये था कि उस संसदीय कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे उनको धमकाया जा रहा था कि वो वही आंसर लिखें जैसा कि मिसेस गांधी चाहती हैं जो है। तो ऐसे में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी जो है, और इसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा जो है कि हाउस ने ये भी कहा कि हम जो है अब उन्हें क्या पनिशमेंट देना है ये हम हाउस के ऊपर छोड़ देते हैं, हाउस जो डिसाइड करेगा जो है। क्योंकि मेजॉरिटी थी मैडम की, तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं उस समय जो है मैडम के अगेंस्ट। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चीज बताई है। तो ऐसे में कोर्ट का हमेशा से मानना रहा है कि जो लेजिस्लेचर हमारे यहाँ है वो सोवरेन नहीं है। हमारे यहाँ सोवरेन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जितने भी स्पेशल मेंबर हैं ये संविधान से ऊपर नहीं है। they cannot claim that being a special member of the houses they have no special type of privileges like they start behaving beyond the constitution. The houses or the presiding officers of these legislatures are not sovereign. They are within the limits of the constitution. Being a sovereign body in our India, our constitution, the legislature
derives its powers from the Constitution, and in such a manner, being a final interpreter of the Constitution, it is open. I'm repeating it again, बच्चों. It is open to the judiciary to examine the illegality of the exercise of legislative power, including legislative privileges. ऐसे में कोर्ट इस तरह के एक्शंस का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है. कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या प्रिविलेजेस मिली हुई है इन मेंबर्स को जो है वो भी वो एग्जामिन कर सकती है. ये तो रहा कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है जुडिशरी के और जुडिशरी और इन हाउसेस के मेंबर्स के बीच में, या कहूं कि इस तरह की प्रिविलेजेस और जो फंडामेंटल राइट का जो है जब कंट्राडिक्शन आपस में होता है तब क्या होता है, तब तो हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और तब जबकि जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है इन प्रिविलेजेस का जो है, तो ऐसे में जुडिशरी के पास ये पावर जरूर है कि जुडिशरी जो इस चीज को एग्जामिन कर सकती है. क्योंकि हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट. हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है और सभी शक्तियां जो है संसद कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव्ड हैं. तो चाहे वो लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो, विधायिका ही क्यों ना हो, उसकी सभी शक्तियां संविधान से डराइव हो रही हैं. तो जो उसकी स्पेशल पावर्स भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डराइव हो रही हैं. उसकी जो स्पेशल इम्यूनिटीज हैं, प्रिविलेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन हो रही हैं. तो ऐसे में जहां फंडामेंटल राइट और जुडिशरी के साथ कंट्राडिक्शन होगा तो हार्मोनियस कॉन्स्टिट्यूशन वे में जुडिशरी उसको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देखेगी. क्योंकि विधायिका वो जो है संसद जो हमारी है वो संविधान के अंतर्गत ही आती है, संविधान से ही अपनी पावर्स को डराइव करती है. एक चीज और बचती है कि क्या संसद के पास ये भी पावर है कि वो किसी मेंबर को एक्सपेल कर सकती है, निकाल सकती है. तो हम ये जानते हैं कि अब तक जो हमने ग्राउंड्स पढ़े वो ग्राउंड्स हमने देखे थे 102 के थे या 101 के थे. 101 में कोई सीट का वैकेंट हो जाती है और 102 में मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए हुए हैं. तो क्या पार्लियामेंट के पास भी पावर है किसी को एक्सपेल कर सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ मेंबर्स हैं हाउस के जो हैं जिनके अगेंस्ट इस तरह की कार्रवाई हुई जो है कि उन्होंने पैसा लेकर संसद में सवाल पूछा है. इन्होंने पैसा लेकर संसद में सवाल पूछा है और उनके अगेंस्ट फिर वही संसदीय विशेषाधिकार समिति ने उनके अगेंस्ट बैठी. उसने पाया कि भाई कि इनका ये काम जो है बहुत असंसदीय है और एकदम इस तरह के जो स्पेशल प्रिविलेज्ड क्लास मेंबर्स हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो एक बहुत गलत संदेश जो है हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप के रिगार्ड में जाएगा जो है. तो फिर हुआ क्या, उन्होंने उन सभी मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया जो है, निकाल दिया जो है. मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक्सपल्शन की जो पावर है वो आपके पास नहीं है. एक्सपल्शन की पावर में अगर कोई मेंबर एक्सपेल्शन की पावर तो भाई आप किसी मेंबर को निकाल कह सकते थे. तो क्या निकालने का मतलब ये हो गया कि वो दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड एंड नाउ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन इज वैकेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पार्लियामेंट, अंडर द संसद. क्या वो लोकसभा से या राज्यसभा से वो व्यक्ति निकाल दिया गया है, वो पोजीशन उसकी वैकेंट हो गई है, या एक्सपल्शन का कुछ और मतलब है? तो कोर्ट ने इस मामले में यहां पर यह कहा कि भाई आप जो है अगर उसने ऐसा कोई काम किया है, ब्राइब लेकर कोई काम किया है, तो जाहिर सी बात है उसका यह अपराध जो है लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली आता है. उसने ऐसा काम जो है संसद के बाहर किया, पैसा लिया, पैसा लेकर सवाल पूछा और तमाम न्यूज चैनल्स ने चीज को कवर किया, इसको दिखाया जो है. बकायदे न्यूज चैनल्स में चीज आ गई कि फला फला सांसद हैं जो सवाल लेकर क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं पार्लियामेंट में जो है. तो ऐसे में कोर्ट ने कहा भाई कि आपको एक्सपल्शन का राइट नहीं है. आप ये कर सकते हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट कर सकते हैं. तब जबकि उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो आप उस मेंबर्स को सदन की कार्रवाइयों से में पार्टिसिपेट करने से रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको एक्सपल नहीं कर सकते हैं. वो एक्सपल तब होगा तब जबकि उसका गुनाह प्रूव होगा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कंसेंट प्रोविजंस में उसका कन्विक्शन होगा, और वो कन्विक्शन जो कि एज पर द लॉ जिसमें कि
जो कि आर्टिकल 102 में बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड, या फिर पार्लियामेंट्री लॉ जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है तो वो अपने तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी मेंबरशिप से। अगर उसका गुनाह नहीं प्रूव होता है, ही विल बी कंटिन्यूड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राजा रामपाल सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा 2007 में यही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of the expulsion of certain MPs by the parliament, this was an issue। यही सवाल था कि क्या कुछ MPs जिन्हें कि पार्लियामेंट ने निकाल दिया था, क्या वो सही है? कोर्ट ने कहा भैया कि एक्सपल्शन की कोई पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, ना ही आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3 की रीडिंग करने के बाद किसी भी तरीके से ये समझ में आता है कि इस तरह की कोई इनहेरेंट पावर पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अब तक जब तक कि लॉ के रिगार्ड में सांसदों के कोई विशेषाधिकार बताए ही नहीं है, तो ऐसे में कहीं इनहेरेंट पावर भी नहीं लिखी हुई है यहाँ पर कि ऐसा कुछ लिखा हो कि पार्लियामेंट चाहे तो बनाकर हटा सकती, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है 105 सब क्लॉज 3 में। तो ऐसे में एक्सपल्शन बाय द हाउस ये तभी पॉसिबल है जबकि आर्टिकल 102 और 101 के प्रोविजंस इस बात में ऐसा कुछ कहते हो। अगर उन्हें क्या कहते हैं 1010 आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई किसी मेंबर के एक्सपेल होने की बात तभी कर सकता है जबकि ये पाया जाए कि ही इज नॉट एबल टू बी कंटिन्यू एज अ मेंबर। तो ऐसे में कोर्ट ने कह दिया जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन और पोजीशन वैकेट होने की बात कही गई है। तो ऐसे में इसका ये मतलब कहीं से भी बिल्कुल नहीं है कि पार्लियामेंटेरियंस के पास या पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई है, इंप्लाइड पावर आ गई है, इनहेरेंट पावर आ गई है कि वो इन मेंबर्स को एक्सपेल कर सकता है। नो, अगर ऐसा कुछ होता है एक्सप्रेशन की पावर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखी होती है बात जो है। इस केस का फैक्ट जैसे मैंने बताया आपको कुछ देर पहले कि ये देखा गया था कि ऐसे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो पैसा लेके जो है सवाल पूछ रहे थे, और ऐसे में जो है इस चीज को टीवी चैनल्स ने इन फुटेज को दिखाया था जो है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाया कि हाँ दे आर रिस्पॉन्सिबल, और ये बहुत ही इंक्रिमिनेटरी है, बहुत ही डिफेमेटरी है सदन के लिए जो है। और ऐसे में जो है कहा गया कि इनको भाई निकाल दिया जाए जो है। तो कोर्ट ने कहा भाई कि अगर जहां तक कि करप्शन का मामला है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, तो एक प्रोसिक्यूट, आप उस मेंबर को प्रोसिक्यूट कर दीजिए भाई, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द लॉ। उस प्रोसिक्यूशन के बाद इस तरह के केस को उठाकर फास्ट ट्रैक डाल दीजिए जो है। फास्ट ट्रैक में होगा क्या कि जैसे ही उसके अगेंस्ट जो तमाम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी उस बीच होंगी, वो जल्द से जल्द निपट जाएंगी जो है। उस बीच आप उस मेंबर को क्या कीजिएगा, सस्पेंड कर दीजिएगा कि वो कार्रवाइयों में ना पार्टिसिपेट कर सके हाउस की जो है। अब इसी बीच अगर उसका ट्रायल चला और ट्रायल में अगर वो कन्विक्ट हुआ तो वो अपने आप ही डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, और कन्विक्ट अगर नहीं हुआ तो ही इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर जो है। तो एक यही क्लॉज जो है बेटा यही बच रहा था। मुझे लगता है कि आई हैव कवर्ड all the aspects of privileges of parliamentarians and the members of state legislature.